कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता धर्मशाला आई थी। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता करी और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो न केवल निंदनीय है बल्कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता द्वारा ऐसे शब्द बोलना जो है वो कांग्रेस पार्टी के डीएनए को दिखलाता है कि इनके संस्कारों के भीतर क्या छिपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अपशब्द बोलना, उनको गाली देना, ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर बन गया है, ये कांग्रेस पार्टी का फैशन बन गया है। लेकिन जब प्रवक्ता प्रधानमंत्री को जनरल डायर के साथ तुलना करती हैं तो वो भूल जाते हैं कि 1984 के दंगे, जिसमें इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो है किस तरह से बेगुनाह सिखों को घरों से निकाल करके सड़कों में टायरों में डाल करके जला दिया गया था, कितने परिवारों के चिराग बुझा दिए गए थे और किस तरह से जो है वो सिखों को पूरे देश के अंदर अपमानित किया था। और कांग्रेस पार्टी के नेता उन सब कार्यों के बीच में संलिप्त थे और लोगों को भड़का रहे थे सिखों के ऊपर अत्याचार करने के लिए। और ये उस समय के डायर की घटना को भूल जाते हैं कि किस तरह उस समय हर व्यक्ति कांग्रेस का इस देश के अंदर डायर बन करके घूम रहा था। और ये केवल इनकी प्रवक्ता ने ही नहीं कहा, जो रितु चौधरी है सिर्फ उन्होंने ही नहीं कहा, इनके परिवार के मुखिया सोनिया गांधी जी आए दिन प्रधानमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी करती हैं, राहुल गांधी करते हैं, प्रियंका गांधी करती हैं। सोनिया गांधी कभी उनको मौत का सौदागर बताती हैं, कभी भाषण देती हैं कि वो तो जहर की खेती बो रहे हैं, देश में जहर बो रहे हैं। राहुल गांधी अभद्र टिप्पणी करते हैं, प्रियंका गांधी अभद्र टिप्पणी करती हैं, इनके मणिशंकर अभद्र टिप्पणी करते हैं, इनके दिग्विजय सिंह अभद्र टिप्पणी करते हैं। लेकिन कांग्रेस के जितने भी नेता जितनी अभद्र टिप्पणियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर करेंगे, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी उतने ही मजबूत होकर के आगे बढ़ते हैं। जब जब कांग्रेस ने कुछ ऐसी बात करी है तब तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ देश और विदेश के में ऊपर ही चढ़ा है, ना कि नीचे की तरफ हुआ है। और कांग्रेस सिमटती जा रही है। जिस पार्टी ने 1984 के अंदर 1985 के अंदर 414 सीट ली थी वो 50 के ऊपर सिमटी हुई है। और ऐसी हरकतें अगर ये करते रहेंगे तो आने वाले चुनाव के अंदर ये देश के अंदर 50 से 20 के ऊपर खड़े हो जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जो अपने कार्यकाल का दूसरा बजट आज प्रस्तुत किया है, दिशाहीन बजट है। ऐसा लगता था कि मुख्यमंत्री को पिछले बजट की कॉपी उठा करके जो है उनके अधिकारियों ने दे दी है और उसी बजट को वो विधानसभा के अंदर पढ़ रहे हैं। पूरे बजट में कुछ नया देखने को नहीं है। जो उम्मीद प्रदेश की महिलाओं ने लगाई थी, जो एक आस थी 1500 रुपया महीना मिलने की, कहीं उसका जिक्र नहीं है। युवाओं को 1 लाख रोजगार हर साल देने का कांग्रेस ने कहा था, लेकिन कहीं पे युवाओं को रोजगार देने की बात उसमें नहीं दिखी। 300 यूनिट बिजली की बात करी थी, वो कहीं नहीं दिखी। दूध का इन्होंने कहा था कि गाय का दूध 80 रुपये किलो और भैंस का दूध 100 रुपये किलो खरीदा जाएगा, लेकिन इन्होंने मात्र 6-7 रुपये उसमें बढ़ोतरी करके किसान के साथ उन्होंने जो गाय और भैंस जो ले लिए थे कि सरकार अब तो हमारी रोजी रोटी अच्छे से चल जाएगी, सरकार कुछ नया लाएगी, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला। पर्यटन का केवल घोषणाएं हैं, बजट का पैसा कहां से आएगा, बजट का प्रावधान क्या होगा, उसका कोई जिक्र नहीं है। केंद्र की जो योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं उनको अपना नाम चिपका करके चलाने का प्रयत्न इस पूरे बजट में किया है और लोगों को एक बार पुनः लोकसभा चुनावों के अंदर ठगने का प्रयास इस बजट में किया है। लेकिन प्रदेश की जनता इस पर ठगी नहीं जाएगी। उन्होंने जो गलती विधानसभा के चुनावों में करी है वो गलती अब प्रदेश की जनता लोकसभा के चुनाव में नहीं दोहराएगी और प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें भारतीय जनता। कांग्रेस की जो घोषणाएं थी, क्या उन्होंने उस समय जनता को सामने नहीं रखा था? जनता जो है वो आज अपने को ठगा महसूस कर रही है। जो इन्होंने राजीव गांधी डे केयर स्कूल खोलने की बात करी है वो अटल आदर्श विद्यालय की योजना है, पैसा केंद्र का है, नाम ये अपना चला रहे हैं।
इन्होंने प्राकृतिक खेती की बात करी है। प्राकृतिक खेती के जन्मदाता हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रहे जो आजकल गुजरात के गवर्नर हैं, आचार्य देवव्रत जी। वो प्राकृतिक खेती का उन्होंने बीड़ा उसको आगे बढ़ाने का उठाया था और उसको केंद्र सरकार ने भी उनके उस प्रयास को जो है वो आगे बढ़ाने में उनकी सहायता करी थी। और हिमाचल प्रदेश के यहाँ तक कि विधायकों की ट्रेनिंग जो है वो उन्होंने प्राकृतिक खेती के लिए करवाई थी। तो ये कोई कुछ नया नहीं है इसमें। जहाँ तक शिक्षा का ढांचा सुदृढ़ करने की बात सरकार करती है, 30 करोड़ रुपया जो यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय का धर्मशाला कैंपस के लिए मिलना था, उसके लिए प्रदेश सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई, उसका कोई जिक्र नहीं है। एक बार पुनः अब यहाँ कांगड़ा में क्या खोला जाएगा, चिड़ियाघर खोले जाएंगे। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा उसका कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र की योजनाओं को अपनी योजनाएं बता करके हिमकेयर के अंदर पैसा आज तक जो है वो पिछले 1 साल का पैसा सरकार की देनदारी बनी है अस्पतालों के ऊपर, उसका कोई जिक्र नहीं है। आयुष्मान भारत की योजना के अंदर 10% पैसा प्रदेश सरकार का उसमें जाता है, 90% केंद्र सरकार देती है, उसके ऊपर उनकी कोई योजना नहीं है। मेडिकल कॉलेज के अंदर उन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट खोलने की, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में खोलने की बात करी है, लेकिन हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पूरा कैसे होगा, पैसा कहां से आएगा, क्या विस्तारीकरण की उनकी योजना है, कहीं पैसा कहां से आएगा उसका कोई प्रावधान जो है वो सरकार ने नहीं दिखाया है। 75,000 करोड़ रुपया कर्जा होने की बात करते हैं, लेकिन उस कर्जे का ऋण कहां से जाएगा, वो कर्जा कैसे उतारा जाएगा उसका कोई जिक्र नहीं है। कर्मचारी का डीए सरकार ने देना है, एरियर सरकार ने देना है, वो कहां से पैसा आएगा, कब कर्मचारी को दिया जाएगा उसका कोई जिक्र नहीं है। 1 लाख रोजगार कहां है, महिलाओं के 1500 रुपये कहां है, 300 यूनिट बिजली के कहां है, गोबर 2 रुपये किलो खरीद होनी थी वो कहां है। तो कहीं पर भी ये सिर्फ छलावा है और जनता को गुमराह करने वाला बजट है। और चुनाव को आगे रख करके कुछ घोषणाएं सरकार ने करने की कोशिश की है, लेकिन उनमें भी सरकार कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रदेश के वित्तीय हालात ऐसे नहीं हैं कि किसी भी योजना को जो है सरकार पूरा कर सके। ये राज्यसभा का इलेक्शन होने वाला है और भाजपा ने भी अपना कैंडिडेट दिया हुआ है, तो इसको लेकर कैसे लगता है कि हिमाचल से भाजपा का कैंडिडेट विजय हो सकता है? निश्चित तौर पे पूरी रणनीति के अंतर्गत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय किया है। और जिस तरह से बिखराव कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है, उस बिखराव के अंदर क्योंकि मुख्यमंत्री के व्यवहार से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी के मंत्री संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी के विधायक संतुष्ट नहीं है, और पूरी सरकार जो है वो अंतर्द्वंद से घिरी हुई है। इसलिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार राज्यसभा के चुनाव के अंदर जीत हासिल करेंगे और कांग्रेस पार्टी जो है वो इसमें पिछड़ेगी और यहीं से कांग्रेस पार्टी के सरकार का पतन शुरू हो जाएगा।